नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा है और 2021 में हुई सिविल सेवा परीक्षा में मैंने 340वीं रैंक प्राप्त की है और मुझे इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस अलॉट हुआ है। यह मेरा दूसरा प्रयास था। मैंने पहले अटेम्प्ट में भी यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है और फिर 2021 में इस दूसरे प्रयास में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आज मैं आप सबके बीच हूँ अपनी रणनीति साझा करने। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे आने वाले 6 महीनों में यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए आपकी क्या रणनीति हो, आपकी क्या स्ट्रेटजी हो, जिससे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित इंश्योर कर सकें। ठीक है, तो अब बहुत क्रूशियल समय स्टार्ट हो रहा है आपकी प्रिपरेशन का। दिसंबर इज द टाइम जब मैं मानता हूं कि अमूमन तौर पर लोग मई जून में प्रिपरेशन शुरू करते हैं और इन 5-6 महीनों में आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है, जीएस और ऑप्शनल दोनों। तो मैं इस वीडियो में ये मान करके चल रहा हूं कि आपका सिलेबस काफ़ी हद तक पूरा है। अगर नहीं है तो उसको हम इस महीने में कैसे कंप्लीट करना है उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि दिसंबर से लेकर के अगले मेंस तक हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, एक क्या प्लान होना चाहिए जिससे हम कोशिश कर सकते हैं कि यूपीएससी 2023 में हम अपना चयन सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, तो अभी हम हैं दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर इज द टाइम जब आपको काफ़ी मेहनत करते हुए कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो भी सिलेबस का बैकलॉग है, चाहे वो जीएस हो या वो ऑप्शनल हो, उसको पूरा किया जाए। ठीक है, दिसंबर में सबसे पहली चीज़ है सिलेबस कंप्लीशन। योर सिलेबस ऑफ यूपीएससी शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस महीने में जिसका अब तक सिलेबस ज़्यादातर कंप्लीट हो चुका है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी बचा है उसको थोड़ी कड़ी मेहनत करते हुए दिसंबर में कंप्लीट करें, ताकि कमिंग जनवरी से हम सिर्फ रिवीजन, टेस्ट्स, आंसर राइटिंग, इन सब चीज़ों पर फोकस कर सकें। ठीक है, अब मैं मानकर चलता हूं कि ज़्यादातर लोग ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। उनके लिए आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए? जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनको कुछ एक चीज़ों पर ध्यान रखना है, क्योंकि फिर मैं दोहराऊंगा कि दिसंबर एक बहुत ज़रूरी महीना होता है आपकी तैयारी में, क्योंकि ये एक समय है जब आप थोड़ा सा समय मेंस को भी दे सकते हैं, क्योंकि कमिंग जनवरी फरवरी से आप थोड़े बहुत प्रीलिम्स को लेकर के नर्वस हो जाएंगे और नेचुरली आपकी जो मेंस की तैयारी है वो सफ़र करेगी। उसके बाद क्या होता है, आप प्रीलिम्स दे लेते हैं, प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया लेकिन आप मेंस के लिए तैयार नहीं। इस सिचुएशन में ना पड़े, इसके लिए ये वीडियो है कि हम मेंस और प्रीलिम्स को लेकर के कैसे चलें अगले 6 महीनों में। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि आप प्रीलिम्स, डेफिनेटली प्रीलिम्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज। मुझे ये लगता है सबसे अनप्रिडिक्टेबल पार्ट प्रीलिम्स होता है, क्योंकि जो नेचर है यूपीएससी एग्जाम का वो बहुत बदल रहा है। प्रीलिम्स अगर देखें तो आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों में कट ऑफ अराउंड 15 मार्क्स कम हो चुकी है। पहले कट ऑफ कहीं 105, 110 जाया करती थी और अब कट ऑफ गिर के 92 और 90 तक पहुंचे जा रही है। इसका ये मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स को, वो 92 तक या उससे थोड़ा सा ऊपर ही स्कोर कर पा रहे हैं। एवरेज जो है वो 92 तक कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है कि प्रीलिम्स अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। इसकी वजह से हमारा बहुत सारा टेंशन प्रीलिम्स पे चला जाता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ज़रूर प्रीलिम्स अनप्रिडिक्टेबल हुआ है, मुश्किल हुआ है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्रीलिम्स सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, अच्छी बात है, आप मेंस को, आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं और मेंस के लिए तैयार नहीं है तो वो प्रीलिम्स क्लियर करना यूजलेस है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के कैसे चलें, और इसलिए मैं दिसंबर और जनवरी को थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड रखूंगा। कमिंग फरवरी से हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स की कैसी तैयारी करें। तो दिसंबर में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपको क्या करना है? जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, और मैं मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ऑप्शनल का, एटलीस्ट एक रीडिंग पूरे सिलेबस की हो चुकी है। अब आपको क्या करना है? अपने नोट्स को कंसोलिडेट करना है। आपको आपने जो भी पढ़ा है उसको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से अरेंज करना है अपने शब्दों में, अपने नोट्स में, उसको इस तरीके से बांधना है जब आप प्रीलिम्स दे करके मेंस की ओर बढ़ें तो जो बेसिकली 3 महीने का गैप आता है जिसमें आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, उसमें ऑप्शनल पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि जब आप प्रीलिम्स के बाद
मेंस की तैयारी शुरू करने लगे तो ऐसा ना हो कि अब ऑप्शनल आपको एकदम नया लग रहा है, क्योंकि क्या होता है आपने ऑप्शनल एक बार पढ़ा तो है लेकिन उसको कंसोलिडेट नहीं किया, उसको एक भी बार रीड नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, और प्रीलिम्स के बाद आपको लगता है कि सब कुछ नया है और फिर आप काफी घबरा जाते हैं, आपको लगता है फिर से ऑप्शनल कैसे करें, जीएस कैसे करें एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि दिसंबर में हम थोड़ा समय ऑप्शनल को दें और ऑप्शनल के जो नोट्स हैं उनको इस तरीके से कंसोलिडेट करें, उनको एक रिवीजन भी करें। ठीक है, अब अगेन थोड़ा मुश्किल लगता है, मैं दिसंबर में और चीज़ों की बात करूंगा और उसके साथ ऑप्शनल को कैसे लेकर के चलें। तो आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं ऑप्शनल को। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने पेपर को बेसिकली हर ऑप्शनल में 4 पार्ट्स होते हैं, 1A, 1B, 2A एंड 2B। ठीक है, इसमें जो बेसिक कैटेगराइजेशन है 1A और 2A स्टैटिक पोर्शंस होते हैं। ठीक है, स्टैटिक का क्या मतलब है, मतलब इसमें डायनामिज्म कम है, इसमें सवाल जिस तरीके से आते हैं वो निर्धारित है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखते हैं तो जो 1A और 2A के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं और सेम लाइंस पे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 1A और 2A को दिसंबर महीने में प्रायोरिटाइज करेंगे। 1A और 2A के नोट्स आप एक प्रॉपर रीडिंग दोबारा करेंगे, आपने क्लास ली है, आपने कोई नोट्स पढ़े हैं, उनको एक बार दोबारा पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने शब्दों में ऑप्शनल पेपर 1A और ऑप्शनल पेपर 2A के नोट्स बनाएं दिसंबर में। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आप जीएस पे फोकस कर सकते हैं और सेकंड पार्ट में आप ऑप्शनल पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सेकंड पार्ट में आप 1 महीने तक ऑप्शनल पे फोकस कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप रोज एक टॉपिक लेकर के उसको रीड करके ऐसे ऐसे करेंगे तो 30 दिनों में या 35 दिनों में आपके ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं 2 पेपर्स के, इससे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते हैं, वो आपके कवर हो जाएंगे, उनको आप अच्छे से नोट मेकिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शनल के आपको दिसंबर में नोट मेकिंग, अपने नोट्स को कंसोलिडेट करना है ताकि आप प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल में खुद को थोड़ा सहज पाएं, और ये बहुत ज़रूरी है इस कॉम्पिटिशन में आगे निकलने के लिए, क्योंकि मेंस में ऑप्शनल का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, हमने देखा कि ऑप्शनल में हमें दिसंबर में क्या करना है, अब देखते हैं हमें जीएस में क्या करना है। ठीक है, तो जीएस में आपको कोशिश करनी है मेंस स्पेसिफिक जो भी है, ठीक है, मेंस स्पेसिफिक पोर्शन जो होता है आपके जीएस का, उसको आपको कोशिश करना है कि उसमें नोट मेकिंग करें। मेंस स्पेसिफिक जीएस में क्या हो गया, जीएस 1 में सोसाइटी, जीएस 2 में उसी तरीके से गवर्नेंस, थोड़ा सा आईआर भी, आप मेंस के लिए आईआर जैसे पढ़ते हैं वो काफी अलग होता है, तो जीएस 2 में हम आईआर को भी मान के चलेंगे। सोशल सिक्योरिटी, जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस 4 पूरा का पूरा मेंस स्पेसिफिक होता है। तो हमें दिसंबर और मिड जनवरी तक कोशिश करनी है कि हम इन सारे सब्जेक्ट्स पे इनको इग्नोर ना करें और इन पे थोड़े बहुत नोट मेकिंग, थोड़ी रीडिंग, थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें, ताकि फिर वही बात, आप प्रीलिम्स के बाद खुद को लॉस्ट ना समझें। मैं बहुत बार देखता हूं कि जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो जैसे ही प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद वो सवाल पूछना शुरू करते हैं कि इनको कैसे टैकल करें, इनके बारे में तो हमने कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि हमें लगा कि प्रीलिम्स होगा तब तो मेंस के देखेंगे। लेकिन इस अप्रोच के साथ आपको नहीं चलना है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में 150 नंबर भी ले आए अगर आप और मेंस के लिए तैयार नहीं है तो सब यूजलेस है। ठीक है, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। आप दिसंबर महीने में मिड जनवरी तक आप कोशिश करेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट्स पे आप बेसिक जो नोट मेकिंग है वो करके रखें, आप उनकी एक प्रॉपर रीडिंग करके रखें। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं और आपको कुछ अच्छा सोर्स, कंसोलिडेटेड सोर्स मिलता है तो भी आप उसकी एक रीडिंग करेंगे, उसमें अंडरलाइन, हाईलाइट, वो सब चीज़ें करके रखेंगे ताकि आप इसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स पे ज़रूरी है कि आप कुछ आपके पास मटेरियल हो जो प्रीलिम्स के बाद एक बार रिवाइज करके और आप इन पे आंसर राइटिंग और मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। एथिक्स में खास करके फोकस रखना है। एथिक्स अक्सर इग्नोर टॉपिक होता है, प्रीलिम्स से पहले लोग एथिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर मुझे लगता है एथिक्स में थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट को समझने में, उसकी आंसर राइटिंग करने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में एथिक्स पढ़ेंगे और उसको मास्टर कर लें। एथिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अनफॉर्चुनेटली ये इग्नोर्ड भी होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एथिक्स में तो मन की बात लिखनी है, पर ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस में भी आपको जेनरिक लगे कि यूपीएससी पूछ रहा है व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज जॉय, आपको लगता है यार इस पे तो लिख ही लेंगे। लेकिन जब आप पेपर में जाएंगे, आप 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है
और वहां पे आप सोचने लगें कि व्हाट इज हैप्पीनेस, और आप 2 मिनट तक सोचने लगें कि मैं इसको डिफाइन कैसे करूं, तो बहुत मुश्किल हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप एथिक्स पे भी कुछ बेसिक नोट मेकिंग करके रखें। और दिसंबर और जनवरी महीना, मिड जनवरी तक वो समय होता है जब आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को टैकल करना है, तो मेंस स्पेसिफिक हो, ठीक है। उसी तरीके से हम एससी को भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो दिस मंथ, ठीक है, दिसंबर मिड जनवरी तक आई विल सजेस्ट कि आप एसए पे भी थोड़ा करके रखें। एसए पे आप क्या करेंगे? एसए पे यू कैन मेक फॉर्डर मटेरियल। फॉर्डर मटेरियल, अब फॉर्डर मटेरियल क्या होता है? आप क्या करेंगे? ऐसे के पिछले 3-4 साल 10 साल के पेपर्स उठाएंगे और उनमें से कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश। आप ऐसे 8-10 थीम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या होता है, यूपीएससी कई बार सवाल आपका अलग रहेगा, कोट अलग रहेगा, बट वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, विमेन इश्यूज, फेडरलिज्म पे अक्सर पूछता है, टेक्नोलॉजी पे अक्सर पूछता है, डेमोक्रेसी पे अक्सर पूछता है, ठीक है। तो ऐसे आपको थीम्स आइडेंटिफाई करने हैं और उन पे कुछ बेसिक फॉर्डर मटेरियल बनाना है। अगेन, सो दैट आफ्टर प्रीलिम्स व्हेन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग एसेज, यू डोंट फील कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं ऐसे लिखूंगा कैसे। आपके पास एक फॉर्डर मटेरियल होगा कि हाँ ठीक है, मैंने 10-12 टॉपिक्स पे कुछ बेसिक चीजें बना रखी हैं, कोई भी ऐसे आ जाए इन टॉपिक्स पे, मैं उन बेसिक चीजों को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ। वो आप अभी तैयार करके रखेंगे। फॉर्डर मटेरियल में क्या होगा, आप बेसिकली एक अपना इंट्रोडक्शन, कोई भी टॉपिक, वुमेन इश्यूज है, उस पर आप कुछ 5-6 ऑल्टरनेटिव इंट्रोडक्शंस लिख करके रखें। इंट्रोडक्शंस कैसे हो सकते हैं? आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस ले लीजिए। मान लीजिए टॉपिक आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, वैसा कुछ टॉपिक आता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल से कि 4 हेडलाइंस आप लिख दीजिए, इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिख दिया वुमेन रेप्ड, ठीक है, वुमेन बीटन बाय हर हस्बैंड, ऐसे ऐसे कुछ 3-4 हेडिंग्स जो आप अक्सर पेपर्स में देखते हैं, उनको जस्ट अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए लिखें इन्वर्टेड कॉमास में, और फिर लिख दीजिए रेड दी बैक टू बैक 4 हेडलाइंस इन टुडेज न्यूज़पेपर। इस तरीके से क्या होता है, आप एक अटेंशन ग्रैबिंग इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। ऐसे कई तरीके होते हैं। आप किसी कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी एक वेमेन की कहानी बता सकते हैं जो घर पे भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, और जब वो जाती है अपने वर्क प्लेस पे, शी इज बीइंग हैरेस्ड देयर बाय हर सीनियर्स और समथिंग लाइक दैट। ऐसी एक कहानी आप बुन सकते हैं जिससे कि एक अटेंशन ग्रैबिंग इंट्रोडक्शन बन सके। वो सारी चीज़ें एकदम एग्जाम में नहीं आती हैं, वो सब नोट मेकिंग से आती हैं। आपके पास कुछ फॉर्डर मटेरियल हमेशा तैयार रहना चाहिए कि मैं ये इंट्रोडक्शंस यूज़ कर सकता हूँ। हर एक टॉपिक के लिए ऐसे 3-4 कुछ इंट्रोडक्शंस, कुछ फैक्ट्स, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ कंक्लूजन्स तैयार करके रखें। ऐसे में आपको ये अभी दिसंबर और जनवरी में करना है, ठीक है। तो ये रही बात हमारी मेंस स्पेसिफिक तैयारी की, जो हम दिसंबर और जनवरी महीने में करने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है, नोट मेकिंग की बात कर ली, फॉर्डर मटेरियल की बात कर ली, पर मेंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है उसकी बात अभी नहीं हुई, और वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेंस प्रिपरेशन। फिर वही बात, आप इसको पूरी तरीके से प्रीलिम्स के बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। आपकी ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि भैया मेंस तो तब होगा जब प्रीलिम्स होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है मेंस के लिए, थोड़ी बहुत भी आंसर राइटिंग प्रीलिम से पहले नहीं की, तो थोड़ी मुश्किल होती है, नर्वसनेस होती है, और वो जो 3 महीने होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच, उसमें वो नर्वसनेस और वो मुश्किल आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर कर सकती है। तो इसलिए खुद को थोड़ा बहुत सहज बनाने के लिए थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग अभी हम बात कर रहे हैं दिसंबर और जनवरी महीने की, राइट। तो आंसर राइटिंग में आप क्या करेंगे कि कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप अभी पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं, प्री स्पेसिफिक ही कर रहे हैं अगर आप, तो भी आप क्या करेंगे, कोई भी 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे डेली आंसर राइटिंग होती है, वहां से जाकर के कोई 2 सवाल उठाएंगे और उन पर आंसर लिखने की कोशिश। ये ज़रूरी है कि ये प्रैक्टिस आप थोड़ी बहुत प्रीलिम्स के पहले करके रखें। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए आप कुछ एक बेसिक आंसर राइटिंग, आप रोज़ 1 या 2 आंसर आराम से लिख सकते हैं। 20 मिनट की बात है, मैं मान के चल रहा हूँ आप अभी 7 जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें 7 मिनट हमारे पास होते हैं, आप उसमें 10 मिनट भी लेकर के चल रहे हैं अगर आप, तो भी आप 20 मिनट रोज़ दे करके 2 आंसर लिख सकते हैं, और ये आपको बहुत मदद देगा जब आप प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करेंगे। तो थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग भी हम करके रखेंगे, इसको पूरी तरीके से हम प्रीलिम्स के बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। आप रोज़ अभी दिसंबर और जनवरी 2 महीनों में रोज़ 2 आंसर्स लिख सकते हैं।
अगर आप करना चाहें तो आप 2 ऑप्शनल के भी लिखें, दैट विल बी वेरी गुड। ऑप्शनल को भी थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग सीखने में बहुत कि उसकी ज़रूरत होती है ऑप्शनल में आंसर राइटिंग सीखने, तो ऑप्शनल के भी आप रोज़ 2 आंसर्स लिखें दिसंबर और जनवरी में। अब ऐसा नहीं है कि आपको इस दौरान प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल छोड़ देनी है कि दिसंबर और जनवरी में आपने प्रीलिम्स के बारे में सोचा ही नहीं। तो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स ये साइड बाय साइड चलते हैं। आप करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ते हैं जो, वो अभी नहीं छोड़नी है। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं छोड़नी, आप इसको करते रहेंगे, ये प्रीलिम्स की चीज़ें हो जाएंगी। साथ ही अभी तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, राइट? आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ तैयारी कर ली है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उनके एक एक क्विक रिवीजन करके आप वीकेंड्स पे सेक्शनल टेस्ट्स प्रीलिम्स स्पेसिफिक, सेक्शनल टेस्ट्स आप दे सकते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने। तो हमने देखा कि हमें प्रीलिम्स को भी नहीं छोड़ के चलना है। आप थोड़े से सेक्शनल टेस्ट्स, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स ये आपके दिसंबर और जनवरी के महीने में भी चलते रहेंगे। इसके साथ साथ प्रीलिम्स में बात ज़रूरी होती है सीसेट की। सीसेट आजकल लोगों के लिए काफ़ी हेडेक बन चुका है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जो इंग्लिश में पढ़े लिखे हैं, उनके लिए सीसेट बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। पर मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ, आई विल से एटलीस्ट 20+ पीपल जो सीसेट में फेल हो गए हैं, और वो सारे लोग या तो इंजीनियर्स थे, बहुत सारे IIT IIM ग्रेजुएट्स भी सीसेट में फेल कर रहे हैं। तो हमें अभी से सीसेट के बारे में भी सोचना है। सीसेट के लिए अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में कोई 2-3 वीकेंड्स रख सकते हैं जिनमें आप सीसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, वीकेंड पे 3 घंटे लेकर के, सॉरी 2 घंटे दे करके, 2 घंटे दे करके आप कोई भी पिछले 10 सालों में से सीसेट का कोई भी पेपर उठा करके उसको सॉल्व करेंगे, और आप देखेंगे कि कहाँ आप स्टैंड करते हैं। दिसंबर और जनवरी महीने में सीसेट के एटलीस्ट 6 से 7 पेपर आपको सॉल्व करने हैं। आप सिर्फ वीकेंड्स पे करें, हर वीकेंड पे एक अगर आप 2 घंटे देकर के सीसेट करते हैं तो आप सीसेट को लेकर के भी थोड़े बहुत प्रिपेयर होते रहेंगे। ठीक है, हमने दिसंबर और जनवरी की बात कर ली। अब स्टार्ट करते हैं फरवरी। मैं मानता हूं जिसका ये पहला अटेम्प्ट होने वाला है वो प्रीलिम्स को लेकर के काफ़ी नर्वस होगा, काफ़ी वरिड होगा, और इसलिए अमूमन तौर पर आप फरवरी से शिफ्ट कर जाएंगे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पे। एंड आई थिंक इफ दिस इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट और अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमने दिसंबर जनवरी में जो करने की बात की, अगर आपने उतनी चीज़ कर ली है तो इट इज़ परफेक्टली फाइन कि आप फरवरी महीने में प्रीलिम्स की ओर शिफ्ट कर जाएं। प्रीलिम्स में आप तैयारी करेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स की आपके पास 7 सब्जेक्ट होते हैं करीब प्रीलिम्स में, इसमें होता है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ठीक है, और साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ये 7 सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स स्पेसिफिक होते हैं, और कमिंग फरवरी से हम इन चीज़ों पे शिफ्ट कर जाएंगे, हम सिर्फ इन पे फोकस करेंगे। ठीक है, फरवरी में आप क्या कर सकते हैं, अगेन हम इस वीडियो में 6 महीने के प्लान की बात कर रहे हैं या पूरे 2023 के लिए प्लान की बात कर रहे हैं। तो अब उस प्लान में फरवरी में हम क्या करेंगे, फरवरी में हम कोई भी 4 सब्जेक्ट्स उठाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, इन 4 सब्जेक्ट्स को फरवरी में रिवाइज करेंगे, उनके सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट देने लगेंगे। एक बार आधा पॉलिटी रिवाइज करके एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया, बाकी की पॉलिटी रिवाइज करके एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया, और फिर फुल रिवीजन के बाद एक फुल लेंथ टेस्ट दे दिया। यही पैटर्न आप बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में फॉलो। फरवरी महीने में आपको कोशिश करनी है कि ये 4 जो बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एक रिवीजन और उनके 3-3 टेस्ट हो गए, राइट, 2 सेक्शनल, एक फुल लेंथ, इतना आप करें। आई नो ये थोड़ा सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं, आप रोज़ 10 घंटे अगर 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो ये बिल्कुल डूएबल है। ठीक है, क्योंकि आप अभी तक ऑलरेडी उसको, उन सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट 2-2 बार पढ़ चुके हैं, तो ये उतना मुश्किल नहीं होगा एक रिवीजन और ये सेक्शनल टेस्ट देने। ये चीज़ हमने कर ली। अब आती है बात मार्च की। मार्च अगेन एक
इम्पॉर्टेंट मंथ हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और मार्च महीने में करंट अफेयर्स जो कंपाइलेशंस होते हैं ईयरली वो आने लगते हैं। अगर किसी ने बहुत अच्छे से मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स को नहीं पढ़ा है, तो वो मार्च महीने को करंट अफेयर्स के लिए रख सकता है। आप साथ ही साथ जीएस के जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स मैंने जो बताए, 4 हमने फरवरी में कर लिए, 3 जो बचे वो आप मार्च में करेंगे। उसके साथ साथ आपका मेन फोकस होगा करंट अफेयर्स। आप अगर करंट अफेयर्स के ईयरली मैगजीन्स पढ़ते हैं, वेरी गुड, आप उनको पढ़ लीजिए। अदरवाइज अगर आपने मंथली मैगजीन्स को अच्छे से पढ़ा है, तो आई सजेस्ट कि आप ईयरली मैगजीन्स दोबारा पढ़ेंगे, तो वो आपका काम रिपीटेटिव हो जाएगा। इससे बेटर है कि आपने जो मंथली मैगजीन्स ऑलरेडी पढ़ी हैं उसको रिवाइज करेंगे मार्च में। तो मार्च में आप रेस्ट 3 सब्जेक्ट्स करेंगे, रेस्ट 3 सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स। मार्च महीने में आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। अब आप देखेंगे कि इस प्लान के अकॉर्डिंग मार्च तक हमने प्रीलिम्स के लिए जो भी करना है उसको एक बार अच्छे से कर लिया है। उनके टेस्ट्स दे दिए हैं, करंट अफेयर्स देख ली, सब चीज़ें कर ली हैं। साथ ही फिर वही बात, मुझे ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि सीसेट को आपको कभी नहीं छोड़कर चलना है। प्रीलिम्स में सीसेट बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अगर आप जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि आपने दिसंबर जनवरी में टेस्ट दिए और आप ऐसे इंसान हैं जिसने ऑलरेडी पिछले 5 साल के टेस्ट, 6 साल के सॉल्व किए, पिछले 6 साल के यूपीएससी के सीसेट के पेपर सॉल्व किए, और आप उसमें 100+ मार्क्स ला रहे हैं, तो मुझे लगता है आप अब थोड़ा सीसेट को विराम दे सकते हैं। अगेन अप्रैल में और मई में हम सीसेट को थोड़ा सा फिर से रिवीजन और कुछ एक टेस्ट सॉल्व करेंगे। बट अगर आप सीसेट में जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उनमें कहीं आप 70-80 के रेंज में फॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप सीसेट को साथ साइड बाय साइड लेकर के चलें। आप एक किताब आती है मैग्रो हिल पब्लिकेशन है, इसकी सीसेट की किताब आती है। अगर आपको लगता है कि आपको सीसेट की तैयारी करने की ज़रूरत है तो आप ये किताब लाएंगे। इसमें से सेक्शन वाइज आप चूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एंड टू एंड पढ़ें। आप कुछ एक सेक्शंस चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको दिक्कत आई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उन सेक्शंस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन यू कैन डू दिस ऑन द वीकेंड्स। आप हर वीकेंड सैटरडे संडे को आप 2-2 3-3 घंटे रोज़ दे सकते हैं। तो मार्च में हम सीसेट को भी देख कर चलेंगे, बिल्कुल से छोड़ना नहीं है। अब बात आती है अप्रैल की। अप्रैल वो समय होता है जब आपको बहुत अच्छे से तीसरा रिवीजन पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, हमने 2 रिवीजन ऑलरेडी कर लिए, एक बार आपने पहले किया था, एक बार आपने फरवरी और मार्च मिला करके आपने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिया। अब अप्रैल में आप तीसरा रिवीजन करेंगे। अगेन फोकस आपके वो 4 सब्जेक्ट्स होंगे जो मैंने बताए, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। इन 4 सब्जेक्ट्स को मैं फोकस अक्सर बोलता हूं कि आपको इनको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है, और कमिंग अप्रैल मंथ में इन पे आपको महारत हासिल कर लेनी है कि भैया मैं पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री या इकोनॉमी, इनमें से तो कोई भी सवाल गलत नहीं करूँ। ट्रस्ट मी, 100 में से 60 सवाल या 50 सवाल इन सब्जेक्ट्स के बेसिक नॉलेज से हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट में ये करंट अफेयर्स आया था, लेकिन अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट्स आपको पता होते, अगर उसकी स्टैटिक की अच्छी तैयारी रहती, तो वो करंट अफेयर्स में भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके वो सवाल को सॉल्व कर सकते। तो इस तरीके से करीब 50 सवाल इन 4 सब्जेक्ट्स की अच्छी नॉलेज, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी रिवीजन से आप सॉल्व कर सकते। तो अब अप्रैल में हम इन चीज़ों की 3rd रिवीजन करेंगे, इनके टेस्ट सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिलाकर के 3-3 टेस्ट दे दिए थे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एटलीस्ट 2-2 फुल लेंथ टेस्ट और देंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपके हर एक सब्जेक्ट के 5-5 टेस्ट हो जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ कि आप 5-5 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, बट हाँ 2-2 एटलीस्ट आपको अप्रैल महीने में इन 4 सब्जेक्ट्स को देने हैं। ठीक है, साथ ही अप्रैल में आपको जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हो जाता है आपका आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, बाकी एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री हो जाता है, ज्योग्राफी हो जाता है, इन चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स अगेन आप जो मंथली मैगजीन्स पढ़ेंगे, ठीक है, रेस्ट 3 सब्जेक्ट्स को भी आप इस महीने में एक एक रिवीजन और एक एक 2-2 टेस्ट करेंगे। करंट अफेयर्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली प्रिपरेशन। आपने जो
ईयरली कॉम्पाइलेशन पढ़ा या मंथली मैगजीन पढ़ी है, उसको फिर आप दिन के रोज 1 या 2 घंटे दे करके धीरे धीरे सारी मंथली मैगजीन्स को एक सेकेंड रिवीजन देंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है कि आप अगर मैगजीन्स पढ़ते हैं और उनको रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाता है, यूज़ नहीं होता। तो करंट अफेयर्स का भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप जो भी ईयरली कंपाइलेशन या मंथली मैगजीन पढ़ते हैं उसको आपको रिवाइज करना है। हो गई बात अप्रैल की। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ ऑफ यूपीएससी 20, दैट इज मई के लिए मैं कोई बहुत रिजिड प्लान आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है मई इज द मंथ जब अराउंड 28 मई को हमारा प्रीलिम्स है। 28 मई 2023 को हमारा प्रीलिम्स है। तो अब ये जो इस महीने के 25 दिन, रफली 25 दिन जो आपके होंगे जिसमें आप अच्छी तैयारी करेंगे, इसके लिए मैं कोई एक बहुत पर्टिकुलर, बहुत एक रिजिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, कि मुझे लगता है मई आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रिपरेशन पे बेस्ड होना चाहिए। आपने अभी तक बहुत सारे टेस्ट दिए, आपने 2-2 3-3 रिवीजन किए, उन टेस्ट्स और रिवीजन से आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके कहाँ वीकनेसेस हैं, कहाँ स्ट्रेंथ। आपको मई में फोकस करना है उन स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो वीकनेसेस हैं उनको कम वीक करने में। तो अगेन वो सबके लिए अलग होगा, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे। पर मई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर्स भी सॉल्व करने हैं, आपको रिवीजन भी करना है, तो आप इस चीज़ को दिमाग में लेकर के चलेंगे कि मई को आप अपने हिसाब से प्लान करेंगे, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन इसमें ज़रूरत है मई में। अगेन मई में भी फोकस वो 4 सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इन 4 सब्जेक्ट्स को अगेन 1-2 रिवीजन देना है, ताकि इनकी जो स्टैटिक पोर्शन है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं, एनवायरमेंट के लिए जो भी किताब पढ़ते हैं, सिमिलरली इकोनॉमी के लिए जो भी नोट्स किताब आप पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली, इनकी एक तीसरी चौथी रिवीजन मई में होनी चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट फॉर्म द क्रक्स ऑफ योर प्रिपरेशन। जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से करके जाना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मई में आप उन चीज़ों पर फोकस करें, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, उनको आप इसमें उस हिसाब से अपने प्लान को बनाएंगे। साथ ही मई में मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा कि कमिंग 15 या 20 मई के बाद कोई टेस्ट्स ना दें। ठीक है, 20 मई के बाद कोई टेस्ट देने का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि टेस्ट का मतलब होता है खुद की प्रिपरेशन को एसेस करना, उसमें शॉर्टकमिंग्स को फाइंड आउट करना और उन शॉर्टकमिंग्स को इम्प्रूव करना। 20 मई के बाद आप कोई टेस्ट देते हैं, आपको कोई शॉर्टकमिंग पता भी चल गई, तो वो उतने अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। 7-8 दिनों में आप इतना कुछ खास नहीं कर कि आपका एक सब्जेक्ट वीक है और आप उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले तक आप जितने टेस्ट देना चाहिए दे दीजिए। तो ये रही हमारी मई की बात, प्रिपरेशन की बात। मई तक, प्रीलिम्स 2023 तक क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो हमने देखा अभी तक। ठीक है, साथ ही एक चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है, वो है द डी डे। ठीक है, दैट इज़ 28 मई 2023। इस दिन आपको पेपर देना है। सारी तैयारी एक जगह होती है, लेकिन प्रीलिम्स वाला दिन एक जगह होता है। उस दिन आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उस दिन आपकी मेंटल अलर्टनेस कितनी है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम इज़ नॉट अबाउट रोट मेमोरी। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा है, रिवीजन किया है तो बस उसी से काम चल जाएगा। उस दिन आपको एकदम फ्रेश रहना है, एकदम अलर्ट रहना है, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। और अगर आप इस प्लान के हिसाब से पढ़ाई करके गए हैं, तो हमने देखा कि आप मेंस के लिए भी तैयार हैं, आपने प्रीलिम्स के लिए भी अच्छे से तैयारी कर ली है, तो आपको जो कॉन्फिडेंस है वो नेचुरली अंदर से आएगा कि भैया तैयारी तो है हमारी, क्लियर तो हम करेंगे। वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आप जिसकी मदद से आप जो प्रीलिम्स है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तैयारी मुझे लगता है अगर 5 लाख लोग, 6 लाख लोग अपीयर करते हैं, तो एटलीस्ट 50-60 हज़ार लोग तो अच्छी तैयारी करके जाते ही जाते हैं। उसमें से प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है कुछ 10-12 हज़ार लोगों का। तो वो 10-12 हज़ार लोग उस तैयारी के साथ साथ कॉन्फिडेंट थे, मेंटली अलर्ट थे, उन्होंने कोई सिली मिस्टेक्स नहीं की, वो ज़्यादा नर्वस नहीं थे। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जब आप पेपर देने जाते हैं। तो हमने अब प्रीलिम्स तक
2023 की प्रीलिम्स तक हमारी क्या स्ट्रेटजी रहे, ये बातें। अब हम देखेंगे कि प्रीलिम्स के बाद जो मेंस होता है, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस हमारा 28 मई को प्रीलिम्स है और 15 सितंबर 2023 से मेंस है, ठीक है। ये डेट्स आपकी कैलेंडर में मार्क्ड होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स। 15 सितंबर 2023 को आपका मेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि रफली हमारे पास 100 दिन हैं, उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्टली देख लेते हैं। मान लीजिए आप 28 मई को पेपर देते हैं। आई विल सजेस्ट आप प्रीलिम्स के रिजल्ट के लिए बिल्कुल वेट ना करें। प्रीलिम्स का रिजल्ट कुछ दिनों बाद आता है, आपको नहीं चाहिए, आप बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन 2 हफ्तों को वेस्ट कर दें, बिल्कुल, ठीक है। तो जून, मान लीजिए 2 या 3 जून, 2-3 दिन के ब्रेक के बाद आपको तैयारी मेंस की शुरू कर देनी है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। प्रीलिम्स में आपको लग रहा है क्वालिफाई नहीं, तो भी आप तैयारी शुरू कर देंगे। तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाए। और कई बार आप सरप्राइज भी हो जाते हैं अपने, कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कर रहे हैं एंड दे स्टिल क्लियर प्रीलिम्स। तो 2 या 3 जून से हम प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देंगे। जून में हम क्या करेंगे, जून महीने में हम फोकस करेंगे अपनी जो भी तैयारी थी मेंस की कंसोलिडेट करने। तो अब आपकी स्ट्रेटजी होगी जीएस के 4 पेपर, एसए और ऑप्शनल, इनको आपको टैकल करना है। 7 चीज़ें हो जाती, 4 पेपर जीएस के, 1 एसए और 2 ऑप्शनल के। इनको आपको अच्छे से लेकर के चलना है। और सबसे पहले आपको देखना है कि गैप्स कहाँ। स्टार्टिंग के जून के 2 वीक्स जो होने चाहिए, कहीं ना कहीं हम सबकी तैयारी में गैप्स होते हैं, कोई चीज़ें हमने छोड़ रखी होती हैं। जीएस 2 में कुछ टॉपिक गवर्नेंस नहीं पढ़ा, किसी ने एथिक्स में कुछ खास नहीं किया है, एक बार नोट्स बना। तो ये जो गैप्स थे उसको स्टार्टिंग के 15-20 दिन में आपको उन गैप्स को फिल करना है, ठीक है। जून महीने में आपको ऑप्शनल पे भी फोकस करना है। ऑप्शनल में आपको देखना है कि आपके गैप्स कहाँ और कहाँ पे उन गैप्स को फिल करने की ज़रूरत है। ऑप्शनल में जो भी हमने देखा कि पेपर 1A और 2A को हमने पहले टैकल कर लिया था, तो अब 1B और 2B पे फोकस कर सकते हैं जून। और इसमें जो भी डायनेमिक पोर्शन है उसके भी कुछ बेसिक नोट्स बना करके रखें जो आप यूज़ कर सकते हैं। नोट्स बने हुए हैं तो उनको कंसोलिडेट कीजिए, उनको अपने वर्ड्स में शॉर्ट में अपने नोट्स A4 शीट्स पे आप बना सकते हैं। जून महीने में कंसोलिडेशन का काम करना है, अपने गैप्स को फिल करने हैं। जून एंड होते होते अगर आपने ये सब कर लिया है तो यू स्टार्ट दी आंसर राइटिंग। स्टार्टिंग के 2 वीक्स में मैं मानता हूँ आपने अपने गैप्स को फिल कर लिया। अब हम चलेंगे आंसर राइटिंग की ओर, क्योंकि फिर मेंस में ऑप्शनल आंसर राइटिंग, मेंस में आंसर राइटिंग बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आंसर राइटिंग अभी आप जून में क्या करेंगे कि आप अपने गैप्स को फिल कर रहे हैं, पर जो भी आप उस दिन पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिए कि शाम को 2 से 3 आंसर्स आप लिखने की कोशिश करें। अब ज़रूरत है कि आप खुद को टाइम करके आंसर लिखना स्टार्ट करें। आप शाम को 2 से 3 आंसर्स लिखें, आधे घंटे दीजिए और आंसर राइटिंग कीजिए। पूरे जून महीने में अगर आप डेली 2 से 3 आंसर्स लिखते हैं, ट्रस्ट मी उस एक महीने में आपको काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स में देखने को मिले। अब बहुत सारी नई चीज़ें आंसर राइटिंग को लेकर के सीख जाएंगे, ठीक है। तो जून में हम थोड़े थोड़े आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जून में वीकेंड्स पे हम 2 चीज़ें करेंगे, एस्से और एथिक्स। अगर आपने एथिक्स की और एस्से की बेसिक जो फॉर्डर मटेरियल है, जो बेसिक नोट्स हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, वो बना लिया था प्रीलिम्स से पहले, तो नाउ इज़ द टाइम कि आप वीकेंड्स पे एक दिन दे सकते हैं एथिक्स को। आप उसके कुछ 4-5 पॉइंट्स पढ़ें, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश। अगेन एस्से में आप कोई सा भी एक टॉपिक पे या 2 टॉपिक्स पे एस्से लिखें। आई सजेस्ट एटलीस्ट एक एस्से तो लिखें जून के महीने में, हर वीकेंड में तो एटलीस्ट 4-5 एस्से आपने जून महीने में लिख देने चाहिए। और एथिक्स की भी कुछ आंसर राइटिंग, जरूरी नहीं है कि आप फुल लेंथ टेस्ट लिखें, बट कुछ एक आंसर्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके उसका आंसर लिखने की कोशिश। अगेन ऑप्शनल आपका प्राइमरी फोकस होगा, क्योंकि मेंस में 1750 मार्क्स में से 500 मार्क्स ऑप्शनल। अगर आपका अच्छा है तो आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। जीएस में लगभग सब आसपास ही मंडरा रहे होते हैं, लेकिन ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं, अगर बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं,
तो इट कैन इवन गेट यू इन द टॉप 100। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने 100+ स्कोर, और उनके जीएस के पेपर्स में एवरेज या समटाइम्स इवन बिलो एवरेज मार्क्स हैं कुछ पेपर्स में, बट स्टिल दे गेट वेरी गुड रैंक। दैट इज़ ऑप्शनल फॉर यू। ऑप्शनल बहुत ज़रूरी होता है। जून में आप कोशिश करेंगे कि आधा दिन आप ऑप्शनल को दें, ठीक है, और जो भी गैप्स थे उनको फिल करें, रिविजन स्टार्ट करें, आंसर राइटिंग स्टार्ट। दैट इज जून फॉर यू। अगेन नाउ लेट्स स्टार्ट विद जुलाई। अभी तक मैं मानकर चल रहा हूं कि आपके सारी चीज़ों पे मेंस के जो भी सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक्स जो भी कीवर्ड्स मेंशन है सिलेबस में, उसमें आपने बेसिक नोट्स बना लिए हैं, थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी है। जुलाई में आप कोशिश करेंगे, ठीक है, जो अभी तक शॉर्ट कमिंग्स रही मिड जुलाई तक आप उसको एटलीस्ट कंप्लीट कर लें, और मिड जुलाई ऑनवर्ड्स वी हैव टू शिफ्ट कंप्लीटली टू फुल लेंथ टेस्ट्स। अब जब मैं फुल लेंथ टेस्ट कहता हूं तो इसका मतलब होता है रिवीजन गोज साइड बाय साइड, राइट। अब बिना पढ़े फुल लेंथ टेस्ट नहीं देते हैं, तो आप हर एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, मे बी ऑप्शनल को उठाएंगे, ऑप्शनल का एक पेपर उठाएंगे, उसका कोई सेक्शन उठाएंगे, और आप 3 घंटे का एक टेस्ट लिखेंगे, ठीक है। जुलाई ऑनवर्ड्स या मिड जुलाई ऑनवर्ड्स आपको 3-3 घंटे के टेस्ट लिखना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप अगस्त और सितंबर का वेट करते रहेंगे, ट्रस्ट मी आंसर राइटिंग बहुत लैग करेगी, आंसर राइटिंग में आपको ट्रबल आएगा, और वो हमें नहीं। जुलाई में हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ ऑप्शनल और एथिक्स और ऐसे इन चीज़ों को खास करके, बेसिकली दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। OOE इज द फॉर्मूला, बेसिकली ऑप्शनल के 2 पेपर्स, एथिक्स एंड एसे। तो OOEE इज द फॉर्मूला जो आपको मेंस में जिस पे खास ध्यान देना है, और अगर इन 4 पेपर्स में ट्रस्ट में you do above average, तो you can guarantee your selection, because इनमें above average का मार्क्स होता है कि आप बाकियों से आगे निकल रहे हैं, कि जीएस में तो आप उनके बराबर कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको लेकर के चलना है। जुलाई में फुल लेंथ टेस्ट, अगस्त में भी सेम चीज़। अब आपका फोकस होता है फुल लेंथ टेस्ट, तो आपका जो रिवीजन होता है वो आपके फुल लेंथ टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो जुलाई में हमने देखा कि आपको फुल लेंथ टेस्ट और रिवीजन करना है। अगस्त में भी कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, आप अपने शॉर्ट कमिंग्स को पहचानेंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे अच्छा लिख लेते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं, कुछ एथिक्स में लैग करते हैं, एथिक्स की आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऑप्शनल में लैग करते हैं। तो आपको अगस्त इज द टाइम जब आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स को पहचानेंगे और उनको रेक्टिफाई करेंगे। कि अगर आपको लग रहा है कि मैं आंसर राइटिंग ठीक है जीएस में तो मैं कर ले रहा हूँ, स्ट्रक्चर कर ले रहा हूँ, एंड आई कैन डू इट फाइन, और ये आपको कैसे पता चलेगा, आप टेस्ट लिखेंगे, उसको इवेल्युएट कराएंगे, और उस फीडबैक के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी शॉर्ट कमिंग्स कहाँ। तो आप शॉर्ट कमिंग्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और अगस्त इज द मंथ जब आप उनको रेक्टिफाई करेंगे। रिवीजन, री रिवीजन, टेस्ट, मोर टेस्ट, ट्राई टू राइट एटलीस्ट 12 FLTs, 12 full length tests for GS and 8 full length tests for optional. This should be the target, जिसमें से आपने कुछ तो जुलाई में लिख लिया, बट अगस्त में खास करके आपको ये टारगेट पूरा करना है। कि सितंबर के 15 दिन जो होते हैं, मुझे लगता है उसमें आप आंसर राइटिंग बहुत सारी नहीं भी करेंगे, चलेगा। कुछ एक ओपन टेस्ट होते हैं कई सारी कोचिंग के, वो आप उनमें दे दीजिए ताकि आपकी एक परफॉर्मेंस को आप एसेस कर पाएँ। अदरवाइज सितंबर विल बी द मंथ, सितंबर विल बी द मंथ जब आप फोकस करेंगे रिविजन्स पे। आपके जो भी नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वो बार बार रिवाइज करना है सब, ताकि आप पूरी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहें, और जब वो क्वेश्चन आता है जिस पे आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, तो आप कम से कम समय में उसका आंसर लिखें। तो ये हमने रफली देखा कि हमारी 3 महीने की स्ट्रेटजी प्रीलिम से पहले तक, और उसके बाद जो 100 दिन की स्ट्रेटजी है प्रीलिम्स के बाद और मेंस तक, वो क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ एक और चीज़ें ज़रूरी हैं जानना, ज़रूरी है दिमाग में रखना, और वो ये है कि ये स्ट्रेटजी तो ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको फिजिकल और मेंटल वेलबींग की बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आपका कोई भी अच्छा प्लान हो, आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो, लेकिन अगर आप यू आर नॉट फंक्शनिंग वेल, अगर आप मेंटली या फिजिकली इल हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स को पूरा करने में फॉल्टर करेंगे। तो इन सारे जो भी हमने स्ट्रेटजी की बात की, सबके साथ एक कॉमन चीज़ है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है साइड बाय साइड, ताकि आप अपने टारगेट्स को इफेक्टिवली पूरा कर सकें और आप एक एग्ज़ाम के लिए एक अच्छे तरीके से तैयार रहें। तो ये इस तरीके से आप अपने 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं।
आप डेफिनेटली इस प्लान में अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स ला सकते हैं, लेकिन एक प्लान देना मेरा मकसद था, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना प्लान बनाएं, जिसमें आप प्रीलिम्स, मेंस और हर चीज़ का ध्यान रख सकें। तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरी कामना रहेगी कि आप सब क्वालिफाई करें, आप सब जीवन में बहुत खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।